मैं एक अंधेरे कमरे में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। अपनी किस्मत के साथ साथ मुझे रिश्तों पर भी भरोसा नहीं रहा। ख़ास तौर पर माँ का रिश्ता तो मेरे लिए बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं रहा। क्या माएँ ऐसी होती हैं? क्या वो ऐसा करती हैं जो मेरी माँ ने मेरे साथ किया? मुझे एक अजनबी आदमी के साथ ज़बरदस्ती भेज दिया। मैं ये भी नहीं जानती थी कि आखिर वो आदमी कौन है, वो मेरा अपना है या पराया। उसके साथ आते हुए मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर इस औरत और मुझे साथ ले जाने वाले आदमी ने मेरी एक नहीं सुनी। आखिर में मजबूर होकर मुझे उनके आगे अपना सर झुकाना पड़ा। वो अभी मुझे इस बड़े से घर के बड़े से कमरे में बंद करके चला गया था। ये घर शहर से बहुत दूर था। यहाँ कोई कितना भी चीखे चिल्लाए, उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस उसके कानों में ही सुनाई देती थी। बाहर का कोई भी आदमी मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता था। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ये कैसा मजाक किया था। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ होगा, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ होगी। मेरी सगी माँ, वो जो मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी, मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती थी। उसने सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे उस आदमी के साथ भेज दिया था। मैं खुद को बहुत ज़्यादा अनमोल समझती थी, लेकिन मेरी अपनी ही माँ ने मुझे बेमोल कर दिया था। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ अपनी मदद के लिए चिल्ला रही हूँ, बल्कि मैं जानती हूँ कि यहाँ पर मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। फिर भी शायद मैं चीख चिल्लाकर अपने अंदर का गुस्सा निकाल रही थी। मैंने कुछ ही देर में इस खूबसूरत कमरे की हर चीज़ तोड़ डाली थी, पूरा कमरा बिखेर दिया था, और अब मैं एक कोने में बैठी रो रही थी। मैं जानती थी कि जो आदमी मुझे यहाँ पर छोड़कर गया है वो वापस ज़रूर आएगा, और जब इस कमरे की ऐसी हालत देखेगा तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी कि वो मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। मुझे इस बात का आइडिया है, और शायद मैं इसी बर्ताव के लिए इस घर में लाई गई हूँ। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल है, और एक 15 साल की मासूम लड़की के साथ ये सब कुछ होना, आप तो समझ सकते हैं, ये सब मेरी माँ की गलती है, या फिर मैं अपनी गलती अपनी माँ के सर पर डाल रही हूँ, इसीलिए कि मैं हर मामले में खुद को बचा सकूँ। आखिर कुछ तो मेरी तरफ से भी गलती रही होगी, लेकिन शायद हर बात में बच्चे अपने माता पिता को ही गलत ठहराते हैं, या फिर गलती माता पिता की ही होती है। मैं आज जिस जगह हूँ, क्यों हूँ और यहाँ कैसे पहुँची, ये आपको मेरी पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। और आप लोग मुझे बताना कि अगर इस सब में मेरी माँ की गलती है तो मुझे हर समय इतना गिल्ट क्यों रहता है। मेरा नाम जानवी है, मेरी उम्र 15 साल है। कुछ साल पहले तक मैं अपनी फैमिली को एक आइडियल फैमिली समझती थी। मैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी, हम तीनों की मिसाल ऐसी थी कि एक दूसरे के बगैर हम रह ही नहीं सकते थे। मेरे पिताजी एक हॉस्पिटल में नौकरी करते थे। हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन मेरे पिता जितना भी कमाते थे हम उसमें बहुत खुश रहते थे। उसकी वजह ये थी कि मेरी माँ एक बहुत ही अच्छी समझदार औरत थी, इसीलिए हमारा गुजारा भी बहुत अच्छा होता था। वो मेरी 14वीं सालगिरह का दिन था जब मैं और मेरी माँ बेकरी पर अपने जन्मदिन के लिए कुछ सामान लेने के लिए गए थे। बेकरी पर हमें एक आदमी मिला। वो कम से कम 40 साल की उम्र का होगा। वो बार बार मेरी और मेरी माँ की तरफ देख रहा था। एक दो बार उसने मेरी माँ को इशारा भी किया, लेकिन माँ ने उसको नोटिस नहीं किया। अपना सामान लेकर हम दुकान से बाहर आ गए तो वो आदमी भी दुकान से बाहर आ गया और हमारी तरफ देखने लगा। माँ ने बगैर पीछे देखे तेजी से घर की तरफ जाना शुरू कर दिया, और मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़कर देख रही थी। वो तो जैसे हमारे पीछे ही लग गया हो। जिस गली में हम मुड़ते वो भी हमारे पीछे पीछे आ जाता। मैं माँ को बताना चाहती थी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं माँ को कुछ भी नहीं बता पाई। जब मैं अपने घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी तो मैंने एक बार फिर से मुड़कर देखा। मुझे पता चला कि वो गली के नुक्कड़ पर ही खड़ा था। माँ ने मेरी उंगली के इशारे की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखने लगी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, पूरी गली खाली थी। माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कौन है वहाँ पर। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि कोई नहीं है।
मैं इस उम्र में छोटी थी, लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैं अपनी माँ को बताऊंगी कि कोई हमारा पीछा कर रहा है तो वो परेशान हो जाएंगी। मैं नहीं चाहती थी कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन कोई भी किसी बात को लेकर परेशान हो। मैं अपने माता पिता को खुश और मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी। मेरी बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाई गई और वो दिन मेरे लिए यादगार रहा। अब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो आखिरी ही दिन था जिसमें हम खुश थे। उसके बाद हर आने वाले दिन ने मुझे अपनी माँ से दूर कर दिया। मेरी माँ मुझे अजनबी लगना शुरू हो गई। बर्थडे के कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने एक आदमी को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है। जब वो मेरे पास से निकलकर गया और मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे याद आया कि ये तो वही आदमी है जिसको उस दिन मैंने बेकरी में देखा था और जिसने हमारा पीछा किया था और हमारे घर तक आ गया था। लेकिन ये हमारे घर में क्या कर रहा है? मेरे दिमाग में सवाल आने शुरू हो गए। मैंने अंदर जाकर माँ से पूछा कि कौन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी नहीं। मैंने उनसे कहा कि अभी अभी तो मैंने किसी को बाहर जाते हुए देखा। माँ कहने लगी कि अच्छा वो तो लाइट का बिल लेने आया था। मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही पिताजी ने मेरे सामने लाइट का बिल दिया था, तो फिर अब लाइट वाला फिर से नहीं आ सकता। लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरी आदत नहीं थी कि मैं बाल की खाल निकालूं। उस दिन जब पिताजी घर आए तो मैंने पहली बार अपने माँ और पिताजी को झगड़ते देखा। मैंने पिताजी के घर आते ही उनसे खाने को पूछा। उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। माँ ने उनके सामने खाना निकाल कर रख दिया। पिताजी ने जैसे ही एक निवाला मुंह में डाला फौरन उगल दिया। मैं सोचने लगी, क्या पिताजी को ये निवाला बाहर निकालना चाहिए था या कड़वे खून की तरह नमक से भरे इस निवाले को भी उगलने के बजाय निगल लेना चाहिए था। पिताजी ने माँ से पूछा कि सब ठीक तो है, आज खाने में इतना तेज़ नमक कैसे हो गया। ये सुनते ही बगैर खाना चखे माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया और वो पिताजी पर बरसने लगी कि आपको तो मेरी हर चीज़ में ऐब निकालने की आदत हो गई है। ये सुनकर पिताजी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए। इस तरह कुछ ही देर में हमारे घर का सुकून टेंशन में बदल गया। उस रात में चैन से नहीं सोई और ना ही माँ और पिताजी सो पाए। मेरी माँ रात भर रोती रही। फिर सुबह पिताजी ने उन्हें मना लिया। माँ के हंसते ही जैसे पूरे घर में रौनक आ गई और पूरा घर मुस्कुरा उठा। मैंने जाकर माँ और पिताजी को गले से लगा लिया। मुझे ये बात इसीलिए पूरे तरीके से याद है क्योंकि ये हंगामा उस दिन उस आदमी के आने के बाद ही हुआ था। फिर अगले कई दिनों बाद फिर से मुझे अपने घर के दरवाजे पर वही आदमी दिखाई दिया। वो शाम का समय था। मैं पड़ोस में अपने दोस्त के साथ बातें कर रही थी। उस दिन पिताजी की भी नाइट ड्यूटी थी। मैंने छत से नीचे देखा तो वो दरवाजे पर ही खड़ा था। तभी माँ ने दरवाज़ा खोला और वो अंदर चला गया। मेरी दोस्त मुझसे कहने लगी, जानवी, ये आदमी कौन है? मैंने पहले भी इसे 3-4 बार तुम्हारे घर पर आते हुए देखा है। क्या ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? मैंने कहा, नहीं तो बिजली के बिल वाला है, शायद बिल लेने आया होगा। वो कहने लगी, पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा। देखो तुम लोग, इसे एक ही बार में पूरा बिल दे दो ताकि इसे रोज़ रोज़ बिल लेने नहीं आना पड़े। मुझे उसकी ये बात बहुत ही बुरी लगी और उसने बहुत अजीब तरीके से कहा था। मैं उसी समय पैर पटकती हुई नीचे उतर आई तो वो आदमी मुझे कहीं भी नहीं दिखा। मैंने माँ से पूछा कि क्या कोई आया था, तो माँ कहने लगी कि यहाँ किसको आना है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ क्योंकि आज तो पिताजी की भी नाइट ड्यूटी है, इसीलिए आज मैंने जल्दी ही गेट पर लॉक लगा दिया है। मैं भी सोने जा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द है। ये कहकर वो अपने बेडरूम में चली गई। मैंने वहीं लॉन में बैठकर खाना खाया और खाना खाकर टीवी देखने बैठ गई। टीवी देखते देखते कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं सो गई। सुबह का समय था जब मेरी आँख खुली। आँख खुलते ही मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि मेरी माँ और एक आदमी जिसको मैं पीछे से देख सकती थी, दोनों लॉन से निकलकर बाहर की तरफ जा रहे थे। मैंने अपनी माँ को भी पीछे से देखा था। उनके लंबे और बिखरे हुए बाल थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ
या फिर आज पिताजी जल्दी तो घर पर नहीं आ गए। लेकिन ये आदमी मेरे पिताजी जैसा नहीं लगता था। मेरे पिताजी का कद छोटा था और ये आदमी लंबी हाइट का था। हो सकता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं सोच रही थी कि सोचते सोचते मुझे फिर से नींद आ गई। मैं दोबारा से सो गई। सुबह उठने के बाद मुझे दोबारा यही बात याद आ गई। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में अपनी माँ से पूछूंगी, लेकिन पिताजी घर आ चुके थे। उस दिन माँ बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। माँ और पिताजी मेरे फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों देखा झुठला दिया और ख़ुद को यकीन दिलाया कि जो भी मैंने देखा वो मेरा वहम था या फिर मेरा कोई सपना था। लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसका पता मुझे अगले कुछ महीनों में बहुत अच्छे तरीके से चल गया था। उस आदमी का तो हमारे घर में आना जाना अब और ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन वो उसी समय घर पर आता था जब मेरे पिताजी घर पर नहीं होते थे। वो हमेशा पिताजी के पीछे ही घर पर आता था और माँ मुझे उसके सामने आने नहीं देती थी। जैसे ही वो आदमी हमारे घर पर आता, पिताजी तो अपने काम पर ही होते थे। एक बार मैंने अपनी माँ से उस आदमी के बारे में पूछा कि ये कौन है माँ। माँ ने कहा कि ये उनका भाई है, लेकिन इस बारे में अपने पिताजी को मत बताना क्योंकि उनको ये सब कुछ पसंद नहीं है। और फिर मैं तो वैसे भी एक डरपोक लड़की थी, लेकिन मैं इतना तो समझ ही गई थी कि मेरी माँ जो कुछ भी कर रही है वो गलत है। लेकिन मैं ये बात अपने पिताजी को बताने से डरती थी। मैं सोचती थी कि कहीं मेरी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए और हमारे घर का माहौल ख़राब ना हो जाए। एक दिन जब मैं स्कूल से आई तो मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं अंदर चली गई। माँ मुझे घर में कहीं भी नहीं दिखाई दी। मैं उनके बेडरूम की तरफ गई। जैसे ही मैं उनके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मुझे अंदर से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैं बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगी और उनके कमरे की खिड़की से छुपकर अंदर देखा तो माँ उसी आदमी के पास बैठी थी और वो रो रही थी। वो आदमी अपने हाथों से उनके आंसू पोंछ रहा था। माँ उससे कह रही थी कि मेरी सारी खुशियाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से अधूरी रह गईं। तुमने मेरी ज़िंदगी में ऐसा जहर घोला कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह गई। मेरी सारी तमन्ना और सारी खुशियाँ सिर्फ एक सपना बनकर रह गईं। मेरी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी और उस आदमी से कह रही थी कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? पहले की तरह मुझे बर्बाद करके चले जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुम्हारी वजह से मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा और तुमने मेरे साथ क्या किया। वो आदमी मेरी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें तसल्ली देने लगा और मेरी माँ से कहने लगा, तुम अब फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। अब हर चीज़ अपनी जगह पर होगी। मैं नहीं जानती थी कि वो लोग किस खुशियों के बारे में बात कर रहे थे। माँ कहने लगी, विजय कभी नहीं मानेगा और जानवी को मनाना भी बहुत मुश्किल काम है। विजय मेरे पिताजी का नाम था। उस आदमी ने कहा कि तुम जानवी की फिक्र मत करो, मैं उसे मना लूँगा। बच्ची है, वो इस रिश्ते को मान ही लेगी। लेकिन विजय को अभी कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सारा काम होने के बाद बता देंगे ताकि वो एक ऐसा फ़ैसला कर सके जिससे तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ भी मिल जाएं जो पिछले 15 सालों से तुमने खुद पर हराम कर रखी हैं। इससे ज़्यादा मुझसे उन लोगों की बातें नहीं सुनी गईं और मैं वहाँ से चली गई। मुझे उन लोगों की कुछ बातें तो बिल्कुल ठीक से समझ में आ गई थी कि मेरी माँ खुश नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी खुशी और तमन्ना है जो उन्होंने खुद पर हराम कर रखी है। इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सकी। इतना तो मैं समझ गई थी कि यह आदमी मेरी माँ की पहली मोहब्बत है जो किसी वजह से उसे नहीं मिल पाई और मेरे पिताजी से उनकी शादी हो गई और अब मेरी माँ उसे हासिल करने के बारे में सोच रही थी और मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। लेकिन मैं पिताजी को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं अपने पिताजी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैंने अपने दिल में सोच लिया था। उस दिन मेरे दिल में मेरी माँ के खिलाफ नफ़रत का बीज आ गया था। मेरे पिताजी में ऐसी कौन सी कमी थी जो मेरी माँ उनको रिप्लेस करने का सोच रही थी? क्या शरीफ औरतें ऐसी ही होती हैं जो अपनी जवान बेटी होने के बावजूद अपने आशिक से छुप छुप कर मिलती हैं और ढीठ बनी रहती हैं? उस दिन मैं अपने कमरे में ही रही और शाम तक रोती रही। पिताजी के घर आने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी आंखें सूजी हुई थीं। पिताजी ने मुझे देखा तो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने उन्हें कहा कि मेरे सर में दर्द है और बुखार है। मेरे पिताजी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे।
मेरी माँ भी मुझसे कम मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन अब उनकी मोहब्बत कोई और था। माँ ने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया। वो पिताजी के लाड उठा रही थी। इस समय मुझे वो बेहद ही दोगली इंसान लग रही थी। एक तरफ तो वो अपने पुराने आशिक से मीठी मीठी बातें कर रही थी और दूसरी तरफ पिताजी के साथ मोहब्बत की एक्टिंग कर रही थी। उनसे ज़्यादा बुरा मुझे इस समय कोई नहीं लग रहा था। फिर उसके कुछ दिन बाद जब मैं लॉन में बैठी टीवी देख रही थी कि किसी ने बाहर के दरवाजे की बेल बजानी शुरू की। मैं बाहर गई तो मेरी माँ का वही आशिक था। मुझे देखते ही कहने लगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा कि क्या काम है तुम्हें माँ से? अगर कोई काम है तो मुझे बताओ। वो मुझे एकदम पीछे करके अंदर चला गया। माँ किचन में खाना बना रही थी। उसका नाम लेकर उन्हें आवाज़ें देने लगा। कहने लगा, सानवी कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। उसकी आवाज़ सुनकर मेरी माँ उल्टी सीधी भागती हुई बाहर आई और पूछने लगी, क्या हुआ है? तुम क्यों परेशान हो विक्की? मैं भी वहीं खड़ी हो गई। आज मुझे कमरे में या छत पर जाने को नहीं कहा गया था। विक्की कहने लगा, सानवी विजय को सब कुछ पता चल गया है। मैं तुमसे मिलता हूँ। वो मेरी जान का प्यासा हो गया है, लेकिन मैं अब यहाँ से जानवी को लिए बगैर नहीं जाऊँगा। उसने मेरी तरफ देखा तो मैं एकदम से सहम गई। इन सब में मैं कहाँ से बीच में आ गई थी? मैं नहीं जानती थी। माँ ने कहा कि यही ठीक रहेगा। इससे पहले कि विजय घर आए तुम जानवी को लेकर यहाँ से चले जाओ। मैं पीछे से सारी बात संभाल लूँगी। कुछ दिनों की ही तो बात है। मैं विजय को समझा लूँगी। फिर तुम और जानवी हमसे मिलने आ सकते हो। मैं अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर दंग रह गई। कोई भी औरत ऐसे कैसे कर सकती थी कि अपनी मोहब्बत के चक्कर में, अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए अपनी सगी बेटी को अपने आशिक के साथ भेजकर अपने पति की नज़रों में अपनी बेटी को बुरा बना दे। मैं चिल्लाई, रोई, लेकिन मेरी माँ ने एक नहीं सुनी। विक्की नाम का वो आदमी जो उस समय मुझे हैवान लग रहा था, मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। मैंने कहा कि मैं गली में शोर मचाकर सबको बता दूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तब मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सच है या झूठ मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैं अपनी माँ को बहुत ही नफरत से देखने लगी और इस विक्की नाम के आदमी के साथ आ गई। अब इस बड़े से कमरे में मैं उस विक्की का इंतज़ार कर रही थी जिसके हाथों में मेरी किस्मत का फैसला था। कैसी बुरी किस्मत पाई थी मैंने। मैं खुद ही अपने आप को कोस रही थी। रात का पता नहीं कौन सा समय था। वो आदमी कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और पूरे कमरे को देखने लगा। वो आदमी मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मेरी किस्मत का तो फैसला हो चुका था। अब मैं उससे क्या कहती। उसने मेरे हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिए। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैंने खुद को हालातों पर छोड़ दिया था। वो कहने लगा कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना प्यार तो मैं सानवी से भी नहीं करता जितना मैं तुमसे करता हूँ। मैं उसका चेहरा गौर से देख रही थी। जानवी नाम मुझे बहुत पसंद था। तुम जानती हो मैंने ही तुम्हारा नाम रखा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। मेरी माँ ने घर से आने से पहले जो सच्चाई मुझे बताई थी, मैं उसको पूरे तरीके से जानना चाहती थी। वो कहने लगा कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी क्योंकि मेरी बहन की नंद मुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मेरी मोहब्बत तो कोई और था और वो कहीं और मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मेरे बहनोई ने शर्त रख दी थी कि जब तक मैं उसकी बहन से शादी नहीं करूँगा, वो भी मेरी बहन को शादी करके नहीं लेकर जाएगा। मुझे मजबूरन अपनी बहन की खातिर उससे शादी करनी पड़ी। मेरा बहनोई मेरी बहन से शादी करके 2 साल के लिए बाहर चला गया था। मैं भी 3 महीने अपनी पत्नी के साथ रहने के बाद मुंबई चला गया, जहाँ मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो मुझे पता चला कि उसने किसी और से शादी कर ली और वो दूसरे शहर चली गई। कुछ महीने बाद जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, लेकिन मैंने उस लड़की को ढूंढना नहीं छोड़ा था जिससे मैं मोहब्बत करता था। आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। जब वो मुझे मिली तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकता। उसके पति ने दौलत के लालच में उससे शादी की और वो उसे रोज़ मारता पीटता था। एक दिन उसे मारकर घर से निकाल दिया। मेरे घर का एड्रेस उसके पास था। वो मेरे घर पर आई
तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं फ़ौरन उसे अपने घर से निकाल दूं, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो मुझसे मदद मांग रही थी। ऐसी हालत में मैं उसे कैसे निकाल सकता था। मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ होकर अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसका देहांत हो गया। मेरे बहनोई को जब पता चला कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो उसने मुझे जान से मारने की कसम खा ली। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं उस लड़की को लेकर वापस मुंबई चला जाऊं। मेरी बेटी को और यहाँ के हालात को वो खुद संभाल लेगी। लेकिन मैं अपनी बेटी और बहन को बहुत ज़्यादा याद करता था। मैं बहुत ज़्यादा उदास रहता था। आज 12 साल बाद मैं वापस आया हूँ और चोरी छुपकर अपनी बहन से मिलने लगा। मैंने अपनी बेटी को भी देख लिया। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन अब सब कुछ मेरे बहनोई को पता चल गया और वो अपनी कसम पूरी करने के लिए मुझे ढूंढता फिर रहा है। उसने भी कसम खा रखी है, वो मेरी बहन के करीब नहीं जाएगा जब तक कि वो मेरा खून न कर दे। मेरी बहन यानी कि तुम्हारी माँ, असल में वो तुम्हारी बुआ है और मेरी बहन है। वो 15 सालों से अपने पति और अपने भाई के बीच में पिसी हुई है। वो अपनी बात कहकर चुप हो गए। उनके आंसू उनके गले पर गिरने लगे। मैंने अपने हाथों से उनके आंसू साफ किए। मैंने अपनी माँ को कितना गलत समझा। इनकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने अपने पिता से वादा किया कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अपने पिताजी से कहूँगी कि अपनी कसम तोड़ दें। अब जो होना था वो हो गया। आपकी बहन वापस नहीं आ सकती। मैंने अपने पिता से कहा कि वो मुझे घर ले जाएं। मैं अपने पिताजी से आपको माफ़ी दिलवा दूंगी और अभी तो मुझे अपनी माँ से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगनी है और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी सोच से मैं मुस्कुराने लगी और मेरे पिता ने मुझे गले से लगा लिया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।